तो देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस चैप्टर का लास्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो है आपका स्लाइड वायर ब्रिज, है ना। तो ये 8th वाला इंस्ट्रूमेंट है, पोटेंशियोमीटर मेरे ख्याल से 7th वाला था। तो आप हेडिंग डालेंगे स्लाइड वायर ब्रिज, या फिर इसी को बोलते हैं हम मीटर ब्रिज। तो स्लाइड वायर ब्रिज या फिर बच्चों मीटर ब्रिज, है ना। अभी स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक्चुअली में ये जो है ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज था उसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज द प्रैक्टिकल और या फिर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपको याद ही होगा, उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म है या फिर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म। चलो, अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक वायर कंसिस्ट होता है, जैसे पोटेंशियोमीटर वायर था ना, कांस्टेंटन और मैग्नीन का बना हुआ, वो भी इसमें भी एक होता है, और ये 1 मीटर का वायर ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्लाइड वायर ब्रिज जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर मेड ऑफ कांस्टेंटन कांस्टेंटन। अगर मैं बच्चों इसके कॉम्पोजिशन बताऊं तो वो आप लिख लो, कभी कभी एक आध नंबर पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। ये कांस्टेंटन जो है वो एक एलॉय है, एलॉय ऑफ कॉपर विथ 60%। तो 60% इस एलॉय में 60% जो है वो कॉपर होता है, प्लस निकल, और निकल होता है विथ बचा हुआ जो 40% है। मतलब ये जो कांस्टेंटन है ये ऐसा वायर है जिसमें रेजिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है, और इसमें ये दो चीजों से एलॉय मिलके बना होता है, कॉपर और निकल। कॉपर का जो परसेंटेज है वो 60% होता है, और निकल का जो परसेंटेज है वो 40% होता है ना। तो आई होप आपको इसका कॉम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। और या फिर इसकी जगह, कांस्टेंटन की जगह मैग्नेनिन का भी यूज होता है कई लेबोरेटरीज में। तो दूसरा एक जो वायर इसके लिए यूज किया जाता है मीटर ब्रिज को परफॉर्म करने के लिए, एक्सपेरिमेंट को, वो मैग्नेनिन कहलाता है। इसमें भी आप लिख सकते हो कि ये भी एक एलॉय है। तो आप इसमें लिख सकते हैं एलॉय ऑफ कॉपर। तो जो कॉपर का परसेंटेज है बच्चों वो 84% होता है। फिर उसके बाद प्लस इसमें मैग्नीज भी होता है ना, मैग्नीज, Mn। तो उसका जो परसेंटेज होता है वो 12% होता है, और प्लस बच्चों निकल होता है ना, निकल। तो जो निकल का परसेंटेज होता है वो बचा हुआ 4% होता है। तो ये आपका कॉम्पोजिशन है किसका स्टूडेंट्स, मैग्नेनिन का। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो वायर यूज करेंगे मीटर ब्रिज में या स्लाइड वायर ब्रिज में, वो दो तरीके हो सकते हैं, कांस्टेंटन एंड मैग्नेनिन। उनके कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दिए हैं, अगर पूछ ले तो आप बता देना, है ना। और ये प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीट स्टोन ब्रिज का। तो देखिए बच्चों, अब व्हीट स्टोन ब्रिज तो आपको पता है ना, व्हीट स्टोन ब्रिज ये होता है इस तरीके से, इसमें 5 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होता है। ये आपका बच्चों एक रेजिस्टेंस P होता था, ये Q होता था जिसको अपर आर्म रेशियो बोलते थे, और ये R होता था, और ये S होता था, है ना बच्चे। और इस तरीके से ये कनेक्शन होता था। और फिर जो दो वर्टेक्स इसके बचे होते थे उसमें आप पांचवा रेजिस्टेंस लगा लेते थे, और वहां गैल्वेनोमीटर लगाते थे, और अगर उस गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन देता था तो हम बोलते थे ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बच्चों क्या है, बैलेंस्ड है। और अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज,
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है तो आपको पता है कि उसकी कंडीशन क्या है कि अपोजिट आर्म्स का जो प्रोडक्ट है P इंटू एस इज इक्वल टू क्यू इंटू आर होता था, या फिर आप ऐसा इसको याद रखते थे कि P अपॉन क्यू जो है वो बच्चों R अपॉन एस के बराबर होता था। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है। अब होता क्या है कि हमें अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे मान लो S जो है बच्चों वो अननोन है, एस एक ऐसा कंडक्टर या मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है। अच्छा, पी और क्यू नॉन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, मतलब ये होते हैं, ये पोटेंशियोमीटर वायर से, पोटेंशियोमीटर वायर बोल रहा हूँ, मीटर ब्रिज वाले वायर से हमें पता चलेगा। अभी मैं आपको एक्चुअल सर्किट डायग्राम बता दूंगा उसका। और ये जो आर है इसकी वैल्यू हम लोग सेट करते हैं, तो आर वेरी कर सकते हैं। और ये आर जो है ये एक्चुअली में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो इस आर की वैल्यू हमें पता होती है, तो P और Q की वैल्यू हमें पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स से R की वैल्यू हमें पता रहती है, तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो जो आपका ये होता है बच्चों मीटर ब्रिज, इससे हम क्या करते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हमें इस फॉर्मूले लगाएंगे, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस है, तो हम कंडीशन देखेंगे, गैल्वेनोमीटर में जॉकी टच करेंगे, तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाएगी उस समय पे बैलेंस हो जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। तो उस समय ये कंडीशन वैलिड होगी, तो हम एस की वैल्यू निकाल दिया करेंगे। एस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे Q इंटू आर बाई पी, इस फॉर्मूले से। तो वहां पे आपको ये पता, वहां पे जब आपको क्वेश्चन आता है बच्चों, तो जब डायग्राम बना होता है तो उसमें पता नहीं चलता P क्या है, Q क्या है, R क्या है। आप तो हमेशा याद रखना, अपोजिट दो आर्म जो है उनका प्रोडक्ट सेम होता है, इसलिए मैंने ये बताया। तो यहाँ से निकालना बड़ा आसान होता है ना। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे उसको देखेंगे, तो ये आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सर्किट डायग्राम बना के बताता हूँ। जो आप मीटर ब्रिज का जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखो बच्चों, फिर से वही बात है कि वैसे ही होता है जैसे पोटेंशियोमीटर दिखा था, बस इसमें क्या होता है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में 1 मीटर का वायर ही जुड़ा होता है। इसमें हम 7 से 10 मीटर का वायर नहीं लेते हैं ना, ये बस अंतर होता है। बाकी तो पूरा एपर्टस ऐसी सेम होगा, बस यहाँ पे जो सर्किट जोड़ते थे वहां पे हम रेजिस्टेंसेस जोड़ेंगे, है ना। और ये वाला जो ए पॉइंट है, आपको पता ही है कि यहाँ से भाई एक, इसको ऑपरेट करने के लिए एक बैटरी लगा दी जाती है। तो यहाँ पे ये सोर्स बैटरी लगी हुई है बच्चों, ये स्विच लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे आपका रियोस्टेट लगा होता है कुछ अगर चेंजेस करने उसके लिए, और ये बी पॉइंट से आके कनेक्ट हो जाता है। अब होता यह है कि यहाँ पे जब ये जो ए पॉइंट है इससे हम एक कनेक्शन लेते हैं, और फिर यहाँ पे उसी वुडन जो ब्लॉक होता है उसमें, यहाँ पर मीटर ब्रिज का भी वैसे ही वुडन ब्लॉक होता है जैसा आपका पोटेंशियोमीटर का होता है। तो यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप्स रहते हैं ना बच्चों, इस तरीके से। ये एक यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप होगा और यहाँ पे एक स्क्रू रहेगा, और फिर उसी वुडन ब्लॉक में यहाँ पर एक इस तरीके से कॉपर स्ट्रिप रहती है कनेक्शंस बनाने के लिए, और फिर यहाँ पर एक इस तरीके से कॉपर स्ट्रिप रहती है, और फिर ये जो कनेक्शन है ये जाकर इस तरीके से बी से ज्वाइन हो जाता है ऐसे। अब ये दो जो गैप हैं इनमें हम एक जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स लिखते हैं, कहीं भी लगा सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी जहां भी लगाना। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है, आर बी बोल रहा हूँ मैं रेजिस्टेंस बॉक्स को, यानी कि ये आर है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज में आर था ना उसकी जगह रेजिस्टेंस बॉक्स है जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे ये वैल्यू की, ये रेजिस्टेंस बॉक्स से जो भी आप की निकालोगे तो आपको पता रहेगा कि ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ अप्लाई किया है। उसको बदल सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। वेरी क्यों कराएंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर जो आपको कंडक्टर लगाना है बच्चों, जिसका आपको वैल्यू नहीं पता है, अननोन रेजिस्टेंस है, वो इन दो कनेक्शंस के बीच में आप लगा लो। तो इन दो कनेक्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने ये कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टर, या जो भी एलिमेंट है उसका आपको रेजिस्टेंस पता करना है। ये जो एस है, तो ये एस कैसा है बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता।
तो हमें ये पता करना पड़ेगा। अच्छा, जब आपको डायग्राम आता है तो कहीं पे भी दे सकता है, वो यहाँ पे अननोन लगा देगा, यहाँ है, लेकिन आप याद रखना जो व्हीट स्टोन बनेगा वो हमेशा इस तरीके से रहेगा, बैलेंस रहेगा, तो अपोजिट टू आर्म्स के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ये याद रहेगा आपको, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको व्हीट स्टोन ब्रिज में बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट से, जो इसके बीच वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हम बच्चों एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और ये आपका बीच वाला गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बीच वाला रेजिस्टेंस हो जाता है व्हीट स्टोन का। और इसको अब हम जॉकी के थ्रू कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करेंगे नल डिफ्लेक्शन के लिए, है ना। कौन से वायर में? मीटर ब्रिज वायर में, जो 1 मीटर की लेंथ है। यहाँ पे बच्चों स्केल रखी, स्केल भी होती है 1 मीटर की, तो यहाँ पे आप रीडिंग ले सकते हो, है। अब देखो होगा क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये आपकी बैटरी कनेक्टेड है, ये आर्म में आपका एस है और इस आर्म में आपका रेजिस्टेंस है, और अब इसको जहां टच करेंगे नल डिफ्लेक्शन में, तो वहां से दो पार्ट हो जाएंगे इस वायर के। एक जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा उस पार्ट का, तो उस पार्ट का कुछ रेजिस्टेंस होगा, और जो दूसरा होगा उस पार्ट का कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो वो आपके पी और क्यू की तरह काम करेंगे, पी और क्यू की तरह, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, सबसे पहले तो कुछ चीजें, कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो वायर होता है कॉन्स्टेंट और मैग्नीन का, इनका जो रेजिस्टेंस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब इनका जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो कांस्टेंट होता है ना, ऐसी बात मैंने आपको पहले बताई हुई है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट लैम्डा बी द रेजिस्टेंस 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 पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। तो वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने लैम्डा ले लिया, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, मतलब ओम पर मीटर। ठीक है बच्चों, और ये यूनिफॉर्म होता है, लैम्डा जो है वो यूनिफॉर्म है ना। ये हमें पहले से पता है क्योंकि वायर ही हमने वैसा बनाया हुआ है ना। तो आप चाहे तो लैम्डा को ऐसा लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन टोटल लेंथ विच इज ओम पर मीटर। और ये जो रेजिस्टेंस है बच्चों, ये कैसा रेजिस्टेंस है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पर यूनिट लेंथ में लैम्डा है तो एक्स लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा बच्चों? लैम्डा इंटू एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो हम जानते हैं। तो हमें एक्स लेंथ में अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा वायर का, तो हम लैम्डा इंटू एक्स कर देंगे सिंपली। तो ये हो गया आपका, ये यूनिफॉर्म है बच्चों रेजिस्टेंस, है ना, थ्रू आउट द वायर, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वायर। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा मान लो कि जब आपने गैल्वेनोमीटर को टच कर रहे हो तो आपको ऐसा पॉइंट देखना है नल डिफ्लेक्शन वाला। तो मीटर जो ब्रिज है वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज जो बनेगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पी पर, ये पॉइंट पी है बच्चों, तो इस पी पॉइंट पर आपको क्या मिल गया? लेट सपोज नल डिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो अगर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है और ये लेंथ जो आपने मेजर की, अगर मान लीजिए ये एल है, ये पी की जगह आप कोई दूसरा पॉइंट ले लो, सी ले लो, सी, क्योंकि पी तो रेजिस्टेंस हम बोलेंगे, है ना। और ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर की है ना, मैं सेंटीमीटर के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो ये क्योंकि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो अगर ये लेंथ एल है तो सी से बी, ए से सी की लेंथ अगर एल है तो ए से बी टोटल लेंथ थी 100। तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 100 माइनस एल, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ नल डिफ्लेक्शन मिला है, तो यहाँ पे ये एल लेंथ में रेजिस्टेंस जो हो गया वो एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये जो आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो जो एल लेंथ में है तो एस के अपोजिट, तो आपको आप ये बोल सकते हो ये पी वाला रेजिस्टेंस है जो एसी में है। और आर के अपोजिट आर्म वाले में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्यू होता है बच्चों, है ना, क्यू होता है, वो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में देखा हुआ है। तो इसको आप क्यू रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो ये अपोजिट आर्म वाले रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा बच्चों? सेम, क्योंकि नल डिफ्लेक्शन हो गया तो ये ब्रिज जो है वो बैलेंस हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे कि एट सी गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर shows null deflection
null deflection which means Wheatstone bridge is balanced। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों बैलेंस हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लो। जो हम P बोल रहे हैं तो P का मतलब है रेजिस्टेंस इन ACR। ACR में जो रेजिस्टेंस है वो P है, और Q की बात कर रहे हैं हम, तो ये बच्चों रेजिस्टेंस इन CBR। CBR में जो रेजिस्टेंस है और ये ACR में जो रेजिस्टेंस है, तो ये P एंड Q हो गया बच्चों, है ना। अब ये P और Q की वैल्यू कितनी होगी तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है, तो P जो है वो L लेंथ के वायर में जो रेजिस्टेंस है वो है, तो किसी भी L लेंथ में निकालना है और लैम्डा पर यूनिट लेंथ दिया है तो आप लैम्डा इंटू एल कर सकते हो, है ना बच्चों, लैम्डा इंटू एल। तो हम यहाँ पे लैम्डा इंटू एल कर देंगे, तो जो P वाला रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, एंड Q वाला रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू उसकी लेंथ कितनी है Q वाले के लिए, तो 100 माइनस एल। तो हम इसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे 100 माइनस एल, है ना। ये एल जो है वो सेंटीमीटर्स में चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ये P और Q निकाल दिया। अब क्योंकि ब्रिज जो है वो बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रिज में तो बच्चों हम अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट सेम कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने ये बताया था, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये इसके अपोजिट एस है, तो आप लिख सकते हो P इंटू एस इज इक्वल्स टू Q इंटू आर। और यहां से अगर आप S निकालें तो अननोन वैल्यू आप निकाल लोगे, क्योंकि R आपको रेजिस्टेंस बॉक्स से पता है, इसका लैम्डा आपको पता था, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपको मिल जाएगा। तो S की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, QR बाई P। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आप पुट करो S के लिए। Q की वैल्यू देखो कितनी है, लैम्डा इंटू 100 माइनस एल। R की वैल्यू तो R है, रेजिस्टेंस बॉक्स वो हमें पता है, और P की वैल्यू है लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से लैम्डा और लैम्डा कट गया, लैम्डा का यूज भी नहीं आएगा, उसको तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट आपने नल डिफ्लेक्शन देखा, लेंथ नाप लिया आपने, जब आपको एल मिल गया और रेजिस्टेंस बॉक्स से आपको आर मिल चुका है प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली जो अननोन रेजिस्टेंस था, अननोन कंडक्टर था जिसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं था, उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, एस की वैल्यू। तो एस की फाइनल वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 100 माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइड बाई एल। तो दिस इज द ओम्स, ओम्स में आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों, है ना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस वी हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम मीटर ब्रिज, विच इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आपको मीटर ब्रिज का भी एप्लीकेशन, जो आपको डिवाइस है या आपका जो सेटअप है एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वो समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो इसको नोट कर लो। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे समाप्त होते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दोनों पढ़ लिया है, उस पे बेस्ड अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना। तो इस लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन दिया गया है, उसमें बोला गया है कि ये बैटरी लगा दी है पोटेंशियोमीटर वायर AB के बीच में, है ना। AB जो है वो पोटेंशियोमीटर वायर है, वोल्टेज V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, और A पॉइंट से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया R, और उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है और C पॉइंट पे टच किया है। तो ये आपको बताया जा रहा है कि जो C है वो मिड पॉइंट ऑफ द वायर AB है, AB का मिड पॉइंट है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है नल डिफ्लेक्शन शो करता है, मतलब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो A और C के बीच में ड्रॉप है। तो आपसे ये फाइंड करने को बोला है कि जो A और C है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस कितना है, VA माइनस VC कितना है ना बच्चों। तो इसको निकालने के लिए, और आपको ये भी बताया हुआ है कि पूरा पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस R0 है, A से B तक का जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। अब आपको पता है बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ से A से C तक अगर टोटल R0 है तो ये हाफ लेंथ है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो A से C तक का रेजिस्टेंस R0/2 हो जाएगा और C से B तक का रेजिस्टेंस भी R0/2 हो जाएगा।
अब बच्चों इसको वैसे सिंपल सर्किट में आप तोड़ लो, ए और सी के बीच का पोटेंशियल फिर हम निकाल लेंगे सिंपली। कैसे? अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। तो इसको सिंपल अगर हम सर्किट बना लें, ये आपका पोटेंशियल V है और ये देखो ये इस टाइप का है, आप देखें तो ये पॉइंट A है, तो A पॉइंट और C पॉइंट के बीच में बच्चों रेजिस्टेंस जुड़ा है ना R0/2, और नीचे इसके पैरेलल में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो हम इसको ऐसे कनेक्टिंग वायर से जोड़ सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस R हो गया। अब बच्चों आप ध्यान से देखो तो ये जो रेजिस्टेंस है ये भी R0/2 है उसके बाद, और ये बैटरी से ऐसे जुड़ा है। हमें AC के बीच में चाहिए, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, पहले ये आप देखो R0/2 और R जो है वो पैरेलल में, अगर हम इनको पैरेलल सॉल्व कर लें, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लें बच्चों, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम R1 बोल रहे हैं, तो अगर हम R1 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे A और C के बीच में एक वो आ जाएगा पोटेंशियल, उसके बाद फिर हम उसको लिख देंगे। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, R1 की वैल्यू होगी, पैरेलल सॉल्व करना आता है, R1 इंटू R2 विच इज R0/2 डिवाइड बाई R प्लस R0/2, है ना। ये हम सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, सर्किट एनालिसिस तो हमें आता ही है। अब बच्चों इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 का एलसीएम ले लो, तो ये बचेगा R इंटू R0/2 डिवाइड बाई 2R प्लस R0/2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो आ जाएगा R/2R प्लस R0। तो इसको अभी हम लिख लेते हैं, तो ये बच्चों हमारा R1 आ गया ना। अब देखो इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस सर्किट से, ये आपका पोटेंशियल V हो गया, ये यहाँ पे ये हो गया, ये A पॉइंट हो गया, A पॉइंट के बीच में अब ये जो रेजिस्टेंस है ये R1 आ गया, ये R1 की वैल्यू हमें पता है, ये हमने निकाली हुई है, और उसके बाद यहाँ पे C पॉइंट है और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है डेट इज R0/2, और फिर ये आके बच्चों कनेक्ट हो जाएगा। अब ए सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये V पोल्ट दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, उनके एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल निकालना है, यही पोटेंशियल तो निकालना है VA माइनस VC। तो इस पे पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिवाइडर लगा लो, ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस है, इसके अक्रॉस है, तो जो V यहाँ पे ये जो इसके अक्रॉस है VA माइनस VC, उसको हम बोल देते हैं V1, तो ये V1 हम निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो R1 के अक्रॉस V1, पोटेंशियल डिवाइडर वाला रूल लगा दो, फॉर्मूला हमें आता है दो जब रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, नेट पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डेट इज V मल्टीप्लाइड बाई वो वाला रेजिस्टेंस जिसपे हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हम निकालना चाह रहे हैं R1 में, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो वो हो जाएगा R1 प्लस R0/2, तो दिस विल बिकम R1 प्लस R0/2। अब सॉल्व करना है बच्चों, R1 की वैल्यू पुट करो, R1 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी है, देखिए आप, तो ये है R इंटू, तो ये हो जाएगा V मल्टीप्लाइड बाई R इंटू R0 डिवाइड बाई 2R प्लस R0, नीचे है डिवाइड बाई, फिर यहाँ पे R1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा R1 कितना बच्चों, R इंटू R0 बाई 2R प्लस R0 प्लस R0/2, ये आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद फिर इसको फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, VR इंटू R0 डिवाइड बाई 2R प्लस R0 डिवाइड बाई, यहाँ पे बच्चों आप एलसीएम ले लो, तो अगर आप एलसीएम लोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 2R R0, और ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस 2R R0, इससे मल्टीप्लाई करो, और R0 प्लस R0, तो यहाँ R0 इंटू R0, तो ये प्लस R0 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2R प्लस R0 मल्टीप्लाइड बाई 2 बचेगा नीचे, है ना। तो बच्चों ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा VR R0 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, R0 कॉमन आ जाएगा, और ये 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, तो R0 को कॉमन ले लो, 2 प्लस 2 ये 4 होगा, और ये 4R बचेगा प्लस R0 बचेगा,
तो यहाँ से आर नॉट और आर नॉट भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसल आउट हो जाएंगे। और ये जो नीचे 2 था बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो जो फाइनल आंसर आया हमारा VA माइनस VC निकालना था, डेट इज V1, वो कितना आया 2VR डिवाइड बाई 4R प्लस R नॉट। तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमें ये सवाल कैसे किया है, कैसे करना है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि यहाँ पे एक चीज, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर दी है। तो यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी गई, सेल जोड़ा गया 4 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर, गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है। ये ए है, ये बी है, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है बच्चों वो 10 ओम दिया गया है और ऊपर 20 वोल्ट लगाया गया। लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये गैल्वेनोमीटर यहाँ किसी पॉइंट पे बैलेंस करेगा, मतलब बैलेंसिंग लेंथ का मतलब कि ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो ए से कितनी दूर क्या बैलेंसिंग लेंथ होगी कि वो नल डिफ्लेक्शन शो करे। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ एक्स निकालना है। तो लिखा हुआ है फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ एक्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब आपको पता है ये वाला पोटेंशियल, ये एक्स लेंथ में पोटेंशियल। सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। जब बच्चों आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हो ना, तो आप नीचे वाली सर्किट को भूल जाया करो, इसको छुपा लिया करो, इसको मत देखा करो नीचे वाले सर्किट को, है ना। सिर्फ ऊपर वाले सर्किट को देखो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने के लिए। बिना पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाले आप बैलेंसिंग लेंथ नहीं निकाल पाओगे। तो अभी हमें के निकालना है, तो के निकालने के लिए ये भूल जाओ। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगा ना बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को देखें तो ऊपर वाले सर्किट को देखें, नीचे वाले को अगर हम छुपा लें तो ऊपर आपको दिखाई देगा कि ये आपका बच्चों 20 वोल्ट है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का। तो ए और बी के बीच में पहले तो हमें पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, कितना है VAB, है ना बच्चों। उसके बाद डिवाइड बाई लेंथ करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा। तो यहाँ से अगर हम VAB निकालें तो आप देख पाओगे कि VAB बच्चों उतना ही है जितना ये बैटरी लगी हुई है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर देखो सर्किट एनालिसिस हम करें तो अगर इस पॉइंट पे 0 पोटेंशियल माने तो ए 0 पोटेंशियल पर है और ये 20 वोल्ट है, तो बी जो है वो भी 20 वोल्ट है। तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया है 20 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 10 ओम। तो जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा वो 20 बाई लेंथ, है ना। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं VAB बाई L। तो VAB कितना है 20 वोल्ट अपॉन लेंथ कितनी है बच्चों 10 मीटर। तो ये आ गया 2 वोल्ट पर मीटर। अब आपकी बैलेंसिंग जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो आ गया। अब बैलेंसिंग लेंथ देख लो, एक्स पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो 4 वोल्ट के बराबर होगा। क्योंकि बच्चों अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो करंट जो है नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो करंट जो है इससे 0 है, तो रेजिस्टेंस में कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पोटेंशियल है। तो 4 वोल्ट का ड्रॉप आएगा एक्स लेंथ में। तो आप लिख सकते हो जो EMF 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा K इंटू एक्स। और यहाँ से देखो K की वैल्यू आप जानते हो, ये होगा 2 इंटू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 मीटर। अब बच्चे इस तरीके से ये आंसर निकाल लेते हैं, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। ये आपको ऑप्शन में भी देगा, बट ये आंसर गलत है बच्चों। इस क्वेश्चन का ये आंसर है ही नहीं। क्यों आंसर नहीं है ये, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको सर्किट समझना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पे कनेक्शन जो है वो उल्टे लगा दिए गए। देखो ये ऊपर वाली बैटरी उल्टी लगा दी गई है, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 पोटेंशियल मानता हूँ तो ये वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे, तो ये वाला पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे। तो ये वाला पॉइंट जो है ये प्लस माइनस घट रहा है पोटेंशियल, तो ये -4 पे बच्चों। और ये वाला अगर 0 है तो ये 20 है, तो ये बी वाला पॉइंट 20 पर है। अब पूरे EMF जो है सेल का वो -4 वोल्ट नापने को बोल रहा है। -4 वोल्ट का डिफरेंस आपको नापना है EMF के लिए। लेकिन पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में
0 से 20 वोल्ट है, -4 वोल्ट का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना बच्चों। तो आप पूरी लेंथ ऑफ प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कहीं भी टच कर लो, आपको कहीं पर भी नल डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो यहाँ पे कहीं भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सर्किट को अरेंज करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप कोई भी सर्किट बना के उसमें करोगे तो आपको आंसर मिलेगा ही। हर अपने हिसाब से कोई भी हम सर्किट यहाँ पर जो है वो सर्किट कोई भी कंपोनेंट नहीं जोड़ सकते हैं, है ना बच्चों, जब प्रैक्टिकल किया जाता है तो वहां पे इन पोलैरिटीज का भी ध्यान देना पड़ता है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से, तो ये -4 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर तो तब जीरो होगा ना जब उसको -4 वोल्ट वाला पॉइंट मिलेगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर में, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं पर भी -4 वोल्ट का पॉइंट ही नहीं है। तो ये कभी भी बैलेंस होगा ही नहीं, बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलेगी नहीं। बच्चे ऐसे आंसर निकाल लेते हैं जो कि गलत है। एक्चुअली में इस केस में आपको ये लिखना चाहिए, इस केस का जो आंसर है, इसका आंसर बच्चों ये है, अगर हम सही बोले, अगर आपको सर्किट समझ में आया है, पोलैरिटी अलग अलग है, -4 वाला पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि इन दिस केस बैलेंसिंग लेंथ इज नॉट पॉसिबल। बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल ही नहीं है भाई, बैलेंसिंग लेंथ इज नॉट पॉसिबल। बैलेंसिंग लेंथ निकालना पॉसिबल ही नहीं है, बैलेंसिंग लेंथ आपको मिलेगी ही नहीं, है ना। तो नॉट पॉसिबल वाला ऑप्शन सही होगा इसका बच्चों, ये 2 मीटर वाला सही नहीं होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे ये पोलैरिटी की दिक्कत थी इसलिए ऐसा हुआ है ना। तो ध्यान रखना कि हर किसी भी सर्किट में, किसी भी सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, पोटेंशियोमीटर में आप कोई भी डिवाइस कैसी भी लगा दोगे, बैटरी कैसे भी लगा दोगे, ईएमएफ कैसा भी लगा दोगे, तो नहीं चलेगा, फिर आपका आंसर नहीं आएगा, आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए कभी भी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल ही नहीं हो पाती ऐसे केसेस में, है ना। इसलिए आपको पोलैरिटी ध्यान से जोड़ना चाहिए और जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसको ध्यान से करना चाहिए। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसा आपका सेटअप लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, उसके साथ रेजिस्टेंस भी 2 ओम लगा हुआ है 48 वोल्ट की, और फिर यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ वही 10 मीटर है, और यहाँ से एक ईएमएफ विद इंटरनल रेजिस्टेंस 4 वोल्ट और आर ओम जुड़ा हुआ। गैल्वेनोमीटर से हमने देखा तो हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितनी होगी वो आपको बताना है। और रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो 10 ओम है, और लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर है। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग लेंथ चेक करने के लिए बच्चों आपको पता है कि हमें क्या देखना पड़ेगा भाई, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर जो हमें निकालना पड़ेगा वो क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें सॉल्यूशन में सबसे पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया, जब भी पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना हो नीचे वाली सर्किट को छुपा लिया करो, क्योंकि नीचे वाली सर्किट में नल डिफ्लेक्शन शो करेगा ना, तो नीचे वाली सर्किट में कोई भी करंट मूव नहीं करना है। इस रेजिस्टेंस से करंट थ्रू जो करंट है इंटरनल रेजिस्टेंस थ्रू वो जीरो हो जाएगा, तो यही पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, है ना बच्चों। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया हो, इसलिए आप इसको हटाकर पहले पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया करो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए देखो अपना जो सर्किट है वो क्या बन जाएगा भाई, ये आपका 48 वोल्ट हो जाएगा, फिर इसके साथ रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये आपका ए पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में ये आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है जो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है। अब हम अगर यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लें तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे सीरीज में 2 ओम भी है। पहले वाले सर्किट में ऐसा नहीं था, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल ए बी के अक्रॉस था, तो वहां पर हम लिख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये 10 ओम प्लस 2 ओम, तो ये हो जाएगा बच्चों 12 ओम, तो 48/12, तो ये आ जाएगा आपका 4 एम्पियर, है ना। तो देखो कितनी आसानी से करंट मिल गया। और 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए VAB, तो ये जो VAB हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 4 × 10, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 डिवाइड बाई जो लेंथ है वो 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया बच्चों 4 वोल्ट पर मीटर। अब जब पोटेंशियल ग्रेडियंट आया है तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अब हमें ड्रॉप निकालना है, मतलब ये जो पोटेंशियल है क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं है,
तो जो ये बैलेंसिंग लेंथ है वो 4 वोल्ट को मैच करेगा, है ना। और ये बिल्कुल मैच कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 0 पोटेंशियल माना है, तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बच्चों 48, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 48, और ये 4 घट जाएगा तो ये 44 है, और ये 44 वाला वोल्ट यहाँ पर सॉरी घट जाएगा, हाँ तो 4 घट गया तो 44 है, और 44 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें करंट कितनी है 4 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है बच्चों, इसमें करंट ऐसे जा रही है देखो ऐसे, तो ये प्लस और ये माइनस, तो 4 इंटू ये 8 है। तो अगर यहाँ पे ये 8 और बढ़ जाए, है ना बच्चों, ध्यान से देखो आप, जब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 8 और बढ़ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 वोल्ट। तो 48 से 8 आएगा, तो 48 है मैक्सिमम और 8 है मिनिमम, तो बीच में किसी लेंथ में जरूर ऐसा होगा जहाँ 44 आ जाएगा, वहां पे आपको नल डिफ्लेक्शन शो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ मिल सकती है, ये हमने चेक कर लिया। पिछले वाले सवाल में वो बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिल रही थी क्योंकि पोटेंशियल वो मैच नहीं कर रहा था, है ना। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि पॉसिबल है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि पॉसिबल है, क्योंकि 44, 48 और 8 के बीच में आएगा पक्का। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। अब x की वैल्यू निकालने के लिए वही हम लगा देंगे कि ये 4 वोल्ट जो है वो उसके बराबर होगा जो इस x लेंथ में ड्रॉप हुआ है, और x लेंथ में जो ड्रॉप होता है बच्चों वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 वोल्ट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट k इनटू x। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 वोल्ट इंटू k, तो k भी जो है बच्चों वो 4 है, तो यहाँ पे x जो है वो x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 मीटर। तो 1 मीटर में आपको ये ड्रॉप दिखाई देगा, मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बच्चों क्लियर होगा, ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, ये सवाल दिया गया है 40 वोल्ट है, 6 ओम के साथ लगा हुआ है, पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर्स का, फिर यहाँ पर ईएमएफ लगा 24 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R, गैल्वेनोमीटर आपका जुड़ा हुआ है, और ये पॉइंट ए बी के बीच में है, और रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है वो भी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों 4 ओम, और आपसे बोला जा रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ निकालिए x, है ना, वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना जरूरी होता है बच्चों, तो निकाल लो। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो तो नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ ऊपर वाले को ध्यान में रखो। तो ऊपर वाला सर्किट अगर हम बनाए तो ये बन जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा 40 वोल्ट, और ये इसके साथ रेजिस्टेंस है सीरीज में 6 ओम। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ए पॉइंट है बी पॉइंट है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बच्चों 4 ओम, और ये ऐसे। तो पोटेंशियल निकालना है तो करंट निकालना पहले जरूरी है। करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 + 6 सीरीज में है तो ये 10 ओम, तो 40/10 करोगे तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर, है ना। और 4 × 4 करोगे तो VAB जो है VAB/L, तो VAB आ जाएगा 4 × 4 16, तो 16 बाई बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो 16/10 विल बिकम 1.6 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। अब उससे पहले आपको चेक करना है कि इसमें ये निकालना पॉसिबल है भी कि नहीं है ना, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर से यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे 0 पोटेंशियल मानो तो ये 40 वोल्ट है, तो ये भी 40 वोल्ट है, तो बच्चों ये भी कनेक्टिंग वायर 40 वोल्ट है। ये माइनस हुआ तो -24 हो गया, है ना। तो 40 में से 24 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 40 में आप माइनस करें 24, तो ये 16 वोल्ट होगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब आप देख रहे हैं कि इसकी बैलेंसिंग लेंथ अगर आनी है तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी के बीच में 16 वोल्ट होना चाहिए, तभी तो पोटेंशियल सेम होगा और ये नल डिफ्लेक्शन शो करेगा। आर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट 0 है, तो यहाँ भी 16 वोल्ट होना चाहिए, और करंट इसमें तब 0 होगी जब यहाँ 16 वोल्ट होगा। तो इसको चेक करने के लिए देखो, करंट हमने निकाल ली है 4 एम्पियर, तो अगर आप 4 × 6 करेंगे बच्चों, देखो ये 4 है और ये 6 है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 4 × 6 ये 24 है। तो ध्यान से देखो, ये 0 है तो ये 24 है, तो ये बढ़ रहा है इस साइड आने पे, तो ये 24 वोल्ट हो जाएगा, मतलब बी का जो पोटेंशियल है वो 24 है। लेकिन हमें बैलेंसिंग लेंथ के लिए तो 16 चाहिए था, लेकिन ए से बी तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 40 से 24 है, हमें चाहिए 40 से 16 तक। तो बी पॉइंट के बाद
16 आता, मतलब यहाँ पे 16 वोल्ट वाला पॉइंट तो आया ही नहीं बच्चों। अब यहाँ पे कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन एरर नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल नहीं है। देखो आप कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप ए से बी में कहीं भी जॉगी टच कर दें, आपको नल डिफ्लेक्शन मिलना ही नहीं है, क्योंकि ए से बी तक में इसमें जो ड्रॉप आया वो 24 का आया, लेकिन हमें ड्रॉप चाहिए था 16 वोल्ट का, मतलब 40 से 16 हो जाए, 16 तो कहीं हुआ ही नहीं, और कम होना चाहिए था। तो बी तक में आपको कोई पॉइंट मिलेगा नहीं, इसलिए नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। आप बी पे भी टच कर दोगे तो ये 24 या 16 है, तो करंट फ्लो कर जाएगी गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो जीरो करंट मिल नहीं पाएगी, है ना बच्चों। इसलिए हम लिखेंगे कि बैलेंसिंग लेंथ इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस, वही आंसर इसका, इन दिस केस बैलेंसिंग लेंथ इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल नहीं है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी है, वायर है, वो सफिशिएंट नहीं है कि आपके इस ईएमएफ को जस्टिफाई कर पाए। और जबकि मैंने जो पहला सवाल कराया था वहां पे कारण ये था कि वहां पे पोलैरिटी सही नहीं थी, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके दो कारण है, या तो आपने कनेक्शन एरर किया है, पोलैरिटी सही पोलैरिटी से नहीं जोड़ा है सर्किट में, है ना बच्चों, पोलैरिटी सही नहीं रखी है तो भी बैलेंसिंग लेंथ नहीं मिलती। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी है, वो एक्चुअली में जो आपने ईएमएफ लगाया उससे कम है। भाई जो ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर है वो ज्यादा होना चाहिए, जो भी आप ईएमएफ या दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं, यानी कि बैलेंसिंग लेंथ तब पॉसिबल होती है, बैलेंसिंग लेंथ इज पॉसिबल। तो यहां पे आप कंडीशन लिख लें बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ इज पॉसिबल when पोटेंशियल अक्रॉस वायर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, यानी कि VAB, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर दैट इज VAB मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी बच्चों ग्रेटर देन, ये बड़ा होना चाहिए तभी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। पोलैरिटी तो सही होनी चाहिए, उसके बाद ये भी होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, नहीं तो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी ही नहीं आपको। मस्ट बी ग्रेटर देन, अगर मैं बोलूं कि ये इसका ईएमएफ ई है, तो मस्ट बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनपे आप पोटेंशियोमीटर से चेक कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं ना बच्चों, तो याद रखेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पोलैरिटी तो पहली बात तो पोलैरिटी मैच करना चाहिए, है ना, पोलैरिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो वायर है वो जिस भी सेल के ईएमएफ को नाप रहे हो उस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, जिस भी सर्किट के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हो उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा, फिर से बैलेंसिंग लेंथ मिल नहीं पाएगी, है ना। अब बुक्स में इसको ऐसे लिख देते हैं कि ये जो हमारी सोर्स बैटरी है बच्चों ES, ये ES शुड बी ग्रेटर देन, बच्चों ES शुड बी ग्रेटर देन EMF, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, ये बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलता है लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। उसका कारण क्या है, देखो ये कंडीशन यहाँ भी थी लेकिन बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल नहीं हुई। ES शुड बी, देखो यहाँ पे इस सवाल में ES जो है वो EMF के ग्रेटर था, लेकिन तब भी बैलेंसिंग लेंथ पॉसिबल नहीं हुआ। एक्चुअली में ES तो बड़ा होना ही चाहिए, और साथ ही साथ ES अकेले बड़े होने से काम नहीं बनेगा, जो ES बड़ा होगा तभी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, और वो भी किससे ज्यादा होना चाहिए जिसको आप निकाल रहे हो, मतलब ES इज ग्रेटर देन EMF तो होना ही चाहिए, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट से बड़ा होना ही चाहिए। साथ ही साथ ये नेसेसरी कंडीशन है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर ऑफ द पोटेंशियोमीटर अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर मस्ट बी ग्रेटर देन EMF ऑफ द सेल whose EMF we have to calculate, or potential difference between the 2 points of the circuit where we have to calculate potential difference from potentiometer setup। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा बच्चों, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझा दिए है ना, तो आई होप आपको क्लियर होगा। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये 50 वोल्ट है, 2 ओम है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, AB है, लेंथ 10 मीटर है।
फिर यहाँ से एक ईएमएफ जोड़ा गया इस पोलैरिटी में, ये ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें बोल दिया है उसने कि बैलेंसिंग लेंथ इज 8 मीटर, मतलब बैलेंसिंग मतलब ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ए से कितनी दूरी पे बच्चों, ए से कितनी दूरी पर, आपका 8 मीटर की दूरी पे। अगर वो शो कर रहा है इसका मतलब कनेक्शन वगैरह सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर कि लेंथ बैलेंसिंग लेंथ इज नॉट पॉसिबल, वो वाला सिस्टम तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो है उसने बोल दिया है कि बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है ना। बाकी अभी हम वो पोलैरिटी बनाएंगे तो चेक भी हो जाएगा अपना, है ना। उसके बाद आपसे ये पूछा है कि अगर बैलेंसिंग लेंथ 8 मीटर पे आया है तो जो ईएमएफ का वैल्यू है, सेल के ईएमएफ का वैल्यू वो क्या है, वो हमें निकालना है, वो फाइंड करना है। तो चलिए इसको ही फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहिए ना बच्चों, और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जब आप निकालते हो तो नीचे वाले सर्किट को हटा लिया करो, सिर्फ ऊपर वाला सर्किट देखा करो, है ना। तो अगर हम ऊपर वाला सर्किट देखें तो ये हो जाएगा आपका 50 वोल्ट बच्चों, ये हो जाएगा 2 ओम, और नीचे ये आपका ए और बी पॉइंट के बीच में कितना है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में वो 8 ओम है, तो ये 8 ओम लिख दो। अब क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी ऐसी है तो बी हायर पोटेंशियल पे और ए लोअर पोटेंशियल पे, तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हैं वी बी ए अपॉन लेंथ, लिख दो, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। अब बी ए निकालने के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा, तो बच्चों करंट अब ऐसा फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव पोलैरिटी, और टोटल रेजिस्टेंस 8 प्लस 10, 8 प्लस 2 10 हो गया, तो 10 50 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 एम्पियर। तो जो आपका करंट आया बच्चों वो 5 एम्पियर आया। तो आप खुद बताओ पोटेंशियल अक्रॉस ए बी कितना आ जाएगा, 5 इंटू 8 यानी कि 40 वोल्ट डिवाइड बाई 10, तो लेंथ है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट पर मीटर। तो ये 4 वोल्ट पर मीटर आपका क्या आ गया बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसे ही आया उसके बाद फिर आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि अगर हम माने कि अगर ये वाला जीरो पोटेंशियल पर है तो ये भी जीरो पोटेंशियल पर है, तो यहाँ भी जीरो पोटेंशियल पर, तो ये ईएमएफ है, तो ये ई की वैल्यू है, और यहाँ ई है तो यहाँ भी ई है बच्चों, मतलब 8 सेंटीमीटर में जो ड्रॉप हुआ है वो ई के बराबर हुआ, है ना। और बी पे क्या पोटेंशियल वो भी आप निकाल सकते हो, ये 50 हो जाएगा, करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, तो ये प्लस और ये माइनस, देखो बच्चों ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में ना, तो मैंने गलत बना दिया, ये प्लस है और ये माइनस है। तो 2 इंटू 5 ये कितना है बच्चों 10 वोल्ट, तो 50 से 10 वोल्ट कम हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज है 40। इसका मतलब बैलेंसिंग लेंथ अगर 8 मीटर मिल रही है तो ये जो ईएमएफ है ये 40 से कम ही रहा होगा, तभी आपको बच्चों यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मिल रही। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप सर्किट में देखकर कि ये केस पॉसिबल है ना। थोड़ा सा उल्टा जैसे हम कनेक्शन करते आए हैं उससे थोड़ा उल्टा कनेक्शन था, बाकी सवाल जो है वो सॉल्वेबल है ना, तो कनेक्शन देखकर घबराना नहीं है, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, बिल्कुल सर्किट की तरह सॉल्व करना, कोई समस्या वाली बात है नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया, तो जो ए से 8 मीटर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही ईएमएफ है, तो ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप इन 8 मीटर लेंथ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू 8, और पोटेंशियल ग्रेडियंट है 4 इंटू 8, तो बच्चों ईएमएफ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 8 आ जाएगा आपका 32, तो ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो 32 वोल्ट है, एंड दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और पोटेंशियोमीटर के इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए बच्चों अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए सर्किट में आपका प्राइमरी सर्किट में भाई 48 वोल्ट लगाया गया है, 4 ओम लगाया गया है, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, 10 मीटर लेंथ है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर 8 ओम है, बैलेंसिंग लेंथ आपको निकालना है, इस सर्किट को जोड़ा गया, ये इसका ईएमएफ है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम का जोड़ा गया, फिर यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया है और एक्स। तो बच्चों आपको मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जब सिखाया था तो वहां पे आपने ऐसी सर्किट देखी थी। अब वहां पे फॉर्मूला बच्चे रट लेते हैं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चों, मैं आपको बहुत आसान टेक्निक बताता हूँ उसको सॉल्व करने का, है ना। तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप वो डेरिवेशन आएगा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में कर लेना। बाकी जब आपको कंपटीशन में क्वेश्चन आए या फिर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए डायरेक्टली वो हम निकालते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए इसको हटा दिया करो और इसको सॉल्व कर लिया करो, और फिर इसके बीच में अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है क्योंकि करंट का तो कोई एक्सचेंज नहीं है, तो अलग से फिर नीचे वाले सर्किट को सॉल्व कर लेना, ऊपर वाले को हटा देना,
और फिर इन दोनों को बैलेंस कर लेना है बैलेंसिंग लेंथ के लिए, कि जो भी इस दो पॉइंट्स के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही ड्रॉप इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, क्योंकि हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है ना। तो सबसे सिंपल तरीका और बेस्ट तरीका यही है। तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहिए बच्चों। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले सर्किट को सॉल्व करो, नीचे को भूल जाओ। तो हमें देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली जो बैटरी है वो 48 वोल्ट है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, और यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और बी जो है बच्चों ये ऐसा, और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वायर का वो 8 ओम है, और फिर ये इस तरीके से। और वैसे भी पोलैरिटीज आपको समझना है, ए बड़ा है, बी बड़ा है पोटेंशियल, और ए का पोटेंशियल छोटा होगा। खैर करंट हम निकालें तो बच्चों करंट की डायरेक्शन ये होगी इसमें, तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ये 4 और ये 8 जो है बच्चों वो सीरीज में होगा, तो 12, तो 48/12, तो ये 4 एम्पियर हो जाएगा। अब ये 4 एम्पियर हो गया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं VVA अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। अच्छा 4 एम्पियर इंटू 8 वोल्ट, तो ये AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो 4 इंटू 8 हो जाएगा ये 32, डिवाइड बाई लेंथ है वो 10, तो ये आ गया बच्चों 3.2 वोल्ट पर मीटर। तो देखो ऊपर वाले को सॉल्व करके हमने डायरेक्टली पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां से देखो, फिर हमें यहाँ पे जो ड्रॉप है x लेंथ में बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, तो हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकालना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो उसको हम निकालते हैं। तो देखिए अब हम नीचे वाली सर्किट को अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका बच्चों 8 वोल्ट है, दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 वोल्ट 2 ओम है, और ये आपका 6 ओम है। तो यहां से जब हम निकालेंगे तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आई निकाल सकते हो आप, 8 अपॉन, ये दोनों सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 6 8 अपॉन 8, तो ये 1 एम्पियर आया। अब 1 एम्पियर आया तो आपको पता है यहाँ पे ड्रॉप कितना है भाई, तो यहाँ पे अगर हम प्लस, ऐसे करंट है तो ये प्लस ये माइनस तो ये ड्रॉप हो जाएगा 1 इंटू 2, तो ये 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा, है ना बच्चों। अब ये सारी कंडीशन हम यहाँ पे बना के देखते हैं। तो देखिए अगर इस पॉइंट को मैं जीरो मान लूं, किसी भी एक पॉइंट को जीरो मान सकते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो है, तो ये कितना हो गया बच्चों 48। अच्छा ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 वोल्ट। तो 48 में से 16 माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 वोल्ट। तो बी वाला पॉइंट 32 वोल्ट पर है, और ए वाला देखो इसके अक्रॉस ड्रॉप 32 है, वो हमने निकाल लिया। तो यहाँ से भी हमने इसको प्रूफ कर लिया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जीरो है, तो ये 8 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 8 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, और फिर ये प्लस माइनस 2 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये घट जाएगा, तो ये बच्चों यहाँ क्या बचेगा 6 वोल्ट। तो 0 से 6 वोल्ट के लिए हमें लेंथ निकालना है। अब आपको पता है इसके अक्रॉस 6 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से 0 से ये 32 वोल्ट तक है, तो बीच में कहीं ना कहीं 6 वोल्ट आएगा, जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा बच्चों, नल डिफ्लेक्शन। तो अब वो निकालना बड़ा आसान है कि ये 6 वोल्ट का जो इन दो पॉइंट्स के बीच में ड्रॉप है, वही ड्रॉप यहाँ पे 6 वोल्ट में x लेंथ में आएगा, जिसका पोटेंशियल ग्रेडियंट 3.2 है। तो हम वो लेंथ निकाल लें बच्चों, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब ये कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये जो 6 वोल्ट है इन दो पॉइंट्स के बीच में, इस ये ड्रॉप के बराबर है, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x, और पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों 3.2 है, और x की वैल्यू बच्चों कितनी है आपका, x की वैल्यू तो निकालनी है बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंस हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आ गया, पॉसिबल है ये। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/3.2। तो अगर आप इसको बच्चों 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई, 3 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1.8, है ना बच्चों, सॉरी 1.8 लिख दिया मैंने, 1.6 होगा बच्चों, 1.6। तो इसको आप चाहें तो 30/6 लिख सकते हैं, 30/16 लिख सकते हैं, और फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो 15/8 मीटर। तो 15/8 मीटर इज अवर आंसर। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो इस तरह की क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पोटेंशियोमीटर को आसानी से सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है कि ऊपर की सर्किट को अलग सॉल्व करो, नीचे की सर्किट को अलग सॉल्व करो। फिर आपको मन में ये पता होना चाहिए कि भाई दोनों जो पोटेंशियल है वो दोनों को बराबर करना है, नीचे वाला पोटेंशियल सॉल्व करके आएगा, ऊपर वाले पोटेंशियल में पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला लगाना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x, और दोनों को इक्वेट कर देना है, आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा, मिलता हुआ दिखाई देगा, है ना।
तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, 48 है, 4 ओम है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है, 10 मीटर है, एक्स निकालना है। एक्स मतलब बैलेंसिंग लेंथ। अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सवाल आपको पता है। और यहाँ पे नीचे ये सर्किट दिया है, 2 सेल्स लगे हुए हैं, एक 10 वोल्ट 2 ओम और 4 वोल्ट और 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर में देखा है और बैलेंसिंग लेंथ पूछा है, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो सबसे पहले वही कि ऊपर वाला सर्किट अलग सॉल्व करें, नीचे वाला सर्किट अलग सॉल्व करें, फिर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा लेंथ में के एक्स को उसके इक्विवेलेंट कर दें इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब बच्चों मैं ऊपर वाला सर्किट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाला सर्किट आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 48 है, ये 4 है और ये 8 है, तो ये 12 आएगा, 12 डिवाइड बाई 48 होगा। तो इसमें करंट जो है वो 4 एम्पियर की आएगी और वो इस डायरेक्शन में आएगी, यहाँ से लेके यहाँ, है ना। और यहाँ पर आपका जो 12 जो आपका यहाँ पर 4 एम्पियर आएगा और पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 8 ओम है, तो 4 इंटू 8 32 आएगा, 32 डिवाइड बाई 10 करोगे तो ये बच्चों 3.2 आ जाएगा। तो मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे सॉल्व किया, बस मैंने पोलरिटी अपोजिट कर दी है। आप लोग खुद इसको निकालेंगे, होमवर्क करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बता दिया पोटेंशियल ड्रॉप, मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट दोबारा निकाल के नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अब नीचे वाली सर्किट को सॉल्व कर देते हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो नीचे वाली सर्किट को अगर हम देखें तो ये बच्चों है 10 वोल्ट और ये है 2 ओम और ये है 4 वोल्ट और ये है 4 ओम, है ना बच्चों। अब इसको जब सॉल्व करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही ब्रांच में इसमें सेम करंट है, तो एक ब्रांच में मल्टीपल बैटरीज और मल्टीपल बैटरीज को आप सिंगल बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हो और मल्टीपल रेजिस्टेंस को सिंगल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको क्या मिल जाए, करंट। तो देखो ये करंट इधर फ्लो कराना चाहता है 10 वोल्ट और 4 वोल्ट ऐसे कराना, दोनों की पोलरिटी अपोजिट है, तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो जो एक पोटेंशियल बचेगा बच्चों वो 10 माइनस 4, तो वो 6 वोल्ट बचेगा। और ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये 6 ओम होगा, है ना। सर्किट थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं ये काम, तो मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों इससे हमें करंट मिल गई, करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर, और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आई है तो करंट की डायरेक्शन ये है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका ये करंट की डायरेक्शन अगर इधर है 1 एम्पियर, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्लस है ये माइनस है, तो ये 2 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितना होगा, ये वाला पॉइंट हम 0 पे पोटेंशियल पे मान लें तो ये आपका 48 पे हो जाएगा बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी 48 होगा, तो ये वाला पॉइंट भी 48 होगा। अब ये 10 वोल्ट है तो ये 38 हो जाएगा, और ये आपको पता है देखो यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस ये प्लस और ये 2 वोल्ट है, तो 38 प्लस 2 तो ये हो गया बच्चों 40 वोल्ट। अब यहाँ पे आएंगे तो ये इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है बच्चों, मतलब इस तरीके से करंट की डायरेक्शन है, देखो मतलब यहाँ से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और ये 4 इंटू 4 तो ये बच्चों 16 वोल्ट होगा, ध्यान दें इस बात का। और अगर ये 16 वोल्ट है तो 0 से 16 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 वोल्ट। अब देखो बच्चों 48 से 40 का यहाँ पे डिफरेंस है ना, ये 40 से 48 से 40 वाला डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पे आपको 40 वोल्ट का डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, अगर हम इसकी बात करें, अगर ये पॉइंट ए है और ये पी है, तो वी ए पी आप लिख सकते हो कितना बच्चों, दिस इज 48 माइनस 40, तो कितना बचेगा टोटल 8 वोल्ट, तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा। और इसको अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप से निकालेंगे तो के इंटू एक्स कर देंगे बच्चों, यही हमें तो पता था ना, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और उसको के इंटू एक्स के बराबर कर दिया, यही काम मैं आपको बोला था करने के लिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, के की वैल्यू जो है वो आपको पता है ये 8 वोल्ट हो जाएगा बच्चों, और के की वैल्यू 3.2 है, तो डिवाइड बाई 3.2 आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1/0.4, है ना बच्चों। और अगर देखेंगे तो ये 10/4 हो जाएगा, और 10/4 का मतलब 2.5, तो 2.5 मीटर इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो करना यही है आपको, सिंपली फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि ऊपर वाली सर्किट सॉल्व करके पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए, फिर नीचे वाली सर्किट को सॉल्व करके आप बच्चों क्या निकाल लेना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और ए पॉइंट के बीच में कनेक्शन है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना। तो ये 40 है, 48 है और ये 40 है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 48 माइनस 40 दैट इज 8।
और ये 8 वोल्ट का ड्रॉप ए और पी के बीच में आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट से निकाल सकते हैं k इंटू एक्स, तो आपको बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगी। तो सिंपली इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आपको बच्चों क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट की ईएमएफ लगाया है और ये पोटेंशियोमीटर वायर है, लेंथ वगैरह हमें दिया नहीं है, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस भी नहीं पता। यहाँ पे ईएमएफ है, बैटरी है, सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ये हमें दिया गया है। उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक स्विच लगा है बच्चों, एक बार ये ओपन होता है, एक बार ये क्लोज होता है, वो कंडीशन में आपको बता देता हूँ। और इस स्विच के साथ एक रेजिस्टेंस 9.5 ओम का लगा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि बैलेंसिंग लेंथ इज 76.3 सेंटीमीटर, याद रखें सेंटीमीटर, 76.3 सेंटीमीटर व्हेन स्विच इज ओपन। तो जब इस स्विच को ओपन किया है तब जो बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों वो 76.3 सेंटीमीटर आई थी, है ना। फिर उसके बाद ये बोला गया है व्हेन स्विच इज ओपन एंड बैलेंसिंग लेंथ बिकम 64.8 सेंटीमीटर, और ये 64.8 सेंटीमीटर बन जाती है जब बैलेंसिंग लेंथ जब स्विच इज क्लोज। तो जब इस 9.5 ओम के रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया गया है क्लोज करके स्विच को, तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ बदल जाती है। मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का डिटर्मिनेशन वाली एप्लीकेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था। तो ये अब नई बैलेंसिंग लेंथ आ गई है 64.8 सेंटीमीटर जब स्विच क्लोज है। और अब इन डाटा को यूज करके आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बताना है। तो जो आपको गिवन है ना बच्चों, उस पे चलो आप वन बाय वन। पहले आप स्विच को ओपन कर लो। तो यहाँ पे व्हेन स्विच इज ओपन, सिंपली, तो अगर स्विच ओपन है बच्चों तो आपको पता है जो बैलेंसिंग लेंथ है वो स्विच ओपन होगा तो ये 9.5 का तो कोई मतलब नहीं है, और बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगी, और ये एक्सटर्नल सर्किट बन गया क्योंकि ओपन स्विच है। तो इसका मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ है उसमें जो ड्रॉप हुआ होगा, मान लो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो हम के तो नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट के बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, के बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना बच्चों। तो अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लें तो इसको छोड़ दें, तो इस लेंथ में जो ये बैलेंसिंग लेंथ है पहली वाली, ये इस लेंथ में जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि बाकी तो कोई सर्किट अभी कनेक्ट नहीं है, स्विच ओपन है। तो ईएमएफ विल भी, जब स्विच ओपन है बच्चों, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितना है भाई, बैलेंसिंग लेंथ है 76.3 सेंटीमीटर, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट मान लो वोल्ट पर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, स्विच को क्लोज करना है। तो व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच इज, तो बच्चों अब दूसरी कंडीशन हम यूज करें, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। तो जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो कर जाएगी, ऐसे, है ना। और इन दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, और वही इन दो पॉइंट्स के बीच का बैलेंसिंग लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम 9.5 के अक्रॉस निकाल लेते हैं, इसमें से करंट आई जा रही है, तो जो स्विच क्लोज हो जाएगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, जो के इंटू दूसरी बैलेंसिंग लेंथ के बराबर होगी, वो हो जाएगा 9.5 इंटू आई, रेजिस्टेंस इंटू करंट बच्चों, है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, देखिए ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, के इंटू बैलेंसिंग लेंथ। तो जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 64.8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको मत लिखो, आई की वैल्यू निकालो। तो ईएमएफ अपॉन 9.5 प्लस आर हो जाएगा ना। ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इस सर्किट में, देखें तो ईएमएफ अपॉन 9.5 प्लस आर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9.5 मल्टीप्लाइड बाई ईएमएफ अपॉन 9.5 प्लस आर इक्वल्स टू के इंटू 64.8। ये आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन कर दें सॉल्व करने के लिए। तो हम फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करेंगे तो ईएमएफ और ईएमएफ कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये 9.5 ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9.5 आर अपॉन 9.5 आप बचेगा बच्चों, और इज इक्वल्स टू, यहाँ से के और ये के कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर से बचेगा 76 माइनस 3 डिवाइड बाई 64.8। और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 64.8 मल्टीप्लाइड बाई 9.5 प्लस 64.8 इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 76.3
3 इंटू 9.5 है ना बच्चों, और इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसमें से 9.5 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा यहाँ पे 76.3 माइनस ये उधर जाएगा तो ये बचेगा 64.8 डिवाइड बाई आर से मल्टीप्लाइड था 64.8। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे इस डाटा को तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मिल जाएगा बड़े ही आसानी के साथ। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये वैल्यू आती है 1.68 ओम। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, समझ में आया। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको बोला गया कि मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का ये कनेक्शन आपको अरेंजमेंट दिया हुआ है, बैटरी स्विच और ये ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस एस है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं है, रेजिस्टेंस भी ऐसा है जो हमें पता नहीं है, ये बोला गया है। और ये मीटर वायर है, ब्रिज वायर है, मीटर ब्रिज वायर। तो ये ए से सी के बीच में लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब ये बोला जा रहा है कि पहले इस सर्किट में ये 12 ओम नहीं था। जब ये 12 ओम नहीं था तो ये बोला गया कि नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33 सेंटीमीटर 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। जब ये 12 ओम एस से कनेक्टेड नहीं था तो हमें जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रही थी वो एल पे मिल रही थी, मतलब 33.7 पे मिल रही थी। और बाकी आप जानते हो 1 मीटर होता है मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस एल हो जाएगा। फिर उसने बोला कि देन 12 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड पैरेलल विद एस। फिर एस के साथ ये 12 ओम को पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। नाउ बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 51.9 सेंटीमीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ बदल गई क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस आपने ऐड अप कर दिया, ठीक है बच्चों। फ्रॉम ए मतलब ए से एल दूरी पर। तो पहले बैलेंसिंग लेंथ है विदाउट 12 ओम 33.7, फिर बैलेंसिंग लेंथ है 51.9 सेंटीमीटर जब आपने 12 ओम को सीरीज में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया एस के साथ। तो आपको बताना है कि एस और आर की क्या वैल्यू है, ये हमें निकालना है। तो देखो बच्चों, इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये बैलेंस हो गया एल लेंथ में, तो ये क्या बच गया बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज। और मान लो आपका जो लैम्डा है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ एसी वायर है ना, मतलब ओम पर सेंटीमीटर मान लेते हैं ना। तो ये हमारा लैम्डा हमें पता है। तो एल लेंथ मान लीजिए, ये एस वाले के अपोजिट जो है वो पी रेजिस्टेंस है और आर वाले के अपोजिट जो है बच्चों वो क्यू रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट बता रहा है एल लेंथ में, तो आपको पता है कि अपोजिट ये व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो अपोजिट टू आर्म्स का जो वो है बच्चों रेजिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम पहले ये 12 ओम तो था नहीं, एस था, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इंटू क्यू इज इक्वल टू एस इंटू पी। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एस की वैल्यू कितनी बच्चों, आर क्यू बाई पी। तो यहाँ पे ये आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 100 माइनस एल इंटू लैम्डा, है ना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लैम्डा है। तो 100 माइनस एल लेंथ में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू 100 माइनस एल डिवाइड बाई लैम्डा इंटू एल बच्चों, पी का जो रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि आर इंटू 100 माइनस एल का अपॉन एल वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एस की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले जब एस था, आर हमें पता नहीं था, तो ये एल की वैल्यू कितनी थी बच्चों, वो आपको दी गई है 33.7 है ना। तो हम इस कंडीशन का यूज कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम केस 1 लेंगे, फर्स्ट कंडीशन केस 1 विदाउट 12 ओम है ना बच्चों, विदाउट 12 ओम, जब 12 ओम लगाया ही नहीं था पैरेलल में, वो केस 1 है। तो उस समय पे एस ऐसे ही रहा होगा अकेला, इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमें पता नहीं लेकिन एल की वैल्यू पता है, बैलेंसिंग लेंथ 33.7 है। तो ये 100 माइनस 33.7 डिवाइड बाई एल दैट इज 33.7। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका आर इंटू, ये अगर सॉल्व करोगे तो ये 66.3 आ जाएगा डिवाइड बाई 33.7। तो यहाँ से देखो, तो आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो आर बाई एस का। तो आर बाई एस का रेशियो आ जाएगा बच्चों 33.7 डिवाइड बाई 66.3। जहां भी यूज होगा हम इसको लिख लेंगे, इसको अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ पे एस की जगह आपको एस इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे आपको एस इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो एस इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा 12 इंटू एस अपॉन 12 प्लस एस, है ना। ये पैरेलल कनेक्शन को में सॉल्व करते हैं, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पढ़ा ही हुआ है भाई, है ना। तो अब हम केस 2 में लगाते हैं बच्चों। केस 2 जो सेकंड कंडीशन है वो हम यूज करते हैं विथ 12 ओम, है ना, ये हमें दिया है।
तो विथ 12 ओम हम यहाँ S की जगह बच्चों S इक्विवेलेंट लिखेंगे ना, और R इंटू 100 माइनस L, अब जो L है वो 51.9 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस 51.9 डिवाइड बाई L, तो 51.9। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48.1 डिवाइड बाई 51.9, है ना, इसको माइनस करोगे तो 48.1 आएगा आपका, है ना बच्चों। अब यहाँ पे भी ये जो S इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो। S इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो कहीं पे लिखी हुई है, हाँ वो ऊपर लिखी हुई है, ये 12 इंटू एस डिवाइड बाई 12 प्लस एस है बच्चों, तो इसका रेशियो आ गया 40, ये R के साथ, तो 48.1 डिवाइड बाई 51.9, ये इस तरीके से आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से R अपॉन एस कर दो यहाँ पर, देखो बच्चों, तो ये S इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 12 प्लस एस, और ऊपर वाला S में डिवाइड कर दूं तो ये R अपॉन एस हो जाएगा, है ना बच्चों, और यहाँ पे बच जाएगा 48.1 डिवाइड बाई 51.9। अब देखो R बाई एस की वैल्यू यहाँ से आपको पता है, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 12 प्लस एस इज इक्वल्स टू, R बाई एस की वैल्यू है 33.7 बच्चों, 66.3, और ये हो जाएगा 48.1 51.9, है ना। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर होगा। अब देखो बच्चों, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ s वेरिएबल है, ये नीचे का सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई बाई 12 होगा, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर ले आना, सॉल्व करना। तो जब आप s की वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो s की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, 13.5 ओम, है ना। कैलकुलेशन करना आप लोग कर लेना, तो आपको s की वैल्यू मिल गई, और जैसी s की वैल्यू मिली तो आप यहाँ पे पुट करो, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करो तो आपको r की वैल्यू मिलेगी, इस रेशियो मल्टीप्लाइड बाई s कर दो, तो जो r की वैल्यू मिलती है हमें सॉल्व करने के बाद वो मिलती है 6.87 ओम, है ना। तो दीज आर द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो s की वैल्यू मिलेगी 13.5 और r की वैल्यू मिलेगी बच्चों कितनी, 6.87 ओम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी मीटर ब्रिज का क्लियर होगा। तो हमने काफी सारे सवाल कर लिए पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के, तो आई होप ये सेक्शन आप क्लियर होगा और आप आसानी से ऐसे सेटअप्स के क्वेश्चंस कर पाओगे।